Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel MLT Concepts. Today we discuss about ASO test which is called anti-streptolysin O test. इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड यूज होते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स शो होती हैं पेशेंट के अंदर, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम। और एट द एंड ऑफ लेक्चर अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो पॉइंट मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। लेट्स स्टार्ट। Why doctor recommend ASO test? Joint swelling and pain. पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे या पेन कर रहे होंगे, फीवर या फैटीग होगी पेशेंट के अंदर, स्किन रैश बन जाएंगे, सांस लेने में मसला होगा या चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, पेनलेस नोड्यूल्स अंडर स्किन, स्किन के इनर साइड में दाने टाइप बन जाते हैं, नोड्यूल्स, लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं जो भी पेन नहीं होता। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट के अंदर डॉक्टर को शो होंगी, तो डॉक्टर एएसओ टेस्ट रेफर करेगा। व्हाट इज स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ? क्योंकि ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज हुई है किस एंटीजन की वजह से हुई है और कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो आए हम देखते हैं। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ इज अ टॉक्सिक एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ग्रुप ए स्पीशीज का है, क्लास का है, और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो कि टॉक्सिक है। और ये करता क्या है, जब हमारी बॉडी में इन होता है तो हमारे आरबीसीज की लाइसिस करवा देता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो ये था एंटीजन। अब हम आगे एंटीबॉडीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही हैं इसी एंटीजन की वजह से? रोमेटिक फीवर हो रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रही है, एंडोकार्डाइटिस है और सेलुलाइटिस। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस एंटीजन, इस एंजाइम की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट। अब हम इस टेस्ट के बारे में कंप्लीट फर्दर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये टेस्ट क्या है। टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ देख लिया हमने कि एक टॉक्सिक एंजाइम है, बॉडी के अंदर आरबीसीज की लाइसिस करवाता है। अब उसके अगेंस्ट एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने ये प्रोड्यूस की हैं। अब इन एंटीबॉडीज का क्या काम है? स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज ने जी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन भेज दिया जो कि टॉक्सिक है बॉडी के अंदर। उसने क्या करानी है? हमारे आरबीसीज की लाइसिस करानी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि उसने हमारे आरबीसीज की ब्रेकडाउन करानी है। लेकिन अगर यहीं पर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और वो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बना ले स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, हमारे आरबीसीज को सेव कर सकता है। ये अब हम आगे देखेंगे कि बेसिकली अब ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का मकसद एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना कि आया कि हमारे सीरम के अंदर, पेशेंट के सीरम के अंदर ये प्रोड्यूस हुई हैं या नहीं। अगर तो ये प्रोड्यूस हो गई हैं तो इट्स मीन कि पेशेंट को स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये डॉक्टर के लिए आसानी हो जाती है पेशेंट के ट्रीटमेंट करने में। तो आगे हम देखते हैं ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं। 1 स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ यूनिट, ये डेफिनेशन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ दैट विल लाइज 0.5 ml of a freshly prepared 5% suspension of sheep erythrocytes when incubated for 1 hour at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगे प्रोसीजर में आएगा कि हमने क्या किया,
एक एक्सपेरिमेंट के लिए, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने शीप के आरबीसीज लिए, फिर उसका रिएक्शन करवाया स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के साथ जो कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड थे हमारे पास। तो हम फिर उनको इनक्यूबेट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि एग्लूटिनेशन हुई है या नहीं। तो मिनिमम अमाउंट स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की जो उसकी लाइसिस करवा दे आरबीसीज की, उसे कहते हैं 1 स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ यूनिट। अब 1 टोड यूनिट किसे कहते हैं? is defined as the amount of anti-streptolysin O antibody that will neutralize 0.5 streptolysin O units। अब एंटीबॉडी की वो मिकदार है जो 0.5 स्ट्रेप्टोलाइसिन O यूनिट को क्या कर सकती है? न्यूट्रलाइज कर सकती है। एंटीबॉडीज की वो कम से कम मिकदार है जो स्ट्रेप्टोलाइसिन O को डिस्ट्रॉय कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसे कहते हैं 1 टोड यूनिट। नेक्स्ट है, अब हम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट का प्रिंसिपल देखते हैं। ये एक स्केच के सूरत में आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले आप देखें, ये आरबीसीज थे हमारे, ठीक है, और ये जो हैं एंटीबॉडीज हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडीज हैं, और ये ब्लैक वाला जो शो कराया गया है ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, इंजाइम है जो कि आरबीसीज की लाइसिस कराने के लिए आया हुआ है। तो इस साइड पे इस पिक में ये शो कराया गया है कि अगर एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर मौजूद होंगी तो वो आरबीसीज की लाइसिस नहीं कराने देंगी, और आरबीसीज लाइस नहीं होंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ से, और टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप ये हमेशा याद रखना कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट हम बेसिकली कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकें, आया कि ये मौजूद हैं या नहीं है। अगर ये आरबीसीज की लाइसिस नहीं होने दे रही, इट्स मीन कि ये प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, ये प्रोटेक्ट कर रही हैं आरबीसीज को अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अब दूसरी बात यह है दूसरे नंबर पर कि अगर आरबीसीज पर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का इन्फेक्शन हुआ है, अटैक हुआ है, और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन आरबीसीज की लाइसिस हो जाएगी और टेस्ट जो होगा नेगेटिव होगा। अब टेस्ट नेगेटिव होने का मकसद ये है कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? पेशेंट का सीरम चाहिए होता है क्योंकि हमने उसके अंदर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है। 5% सस्पेंशन चाहिए होता है शीप का, यानी कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमें आरबीसीज चाहिए होते हैं शीप के, और स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ रिड्यूस्ड फॉर्म में चाहिए होता है हमें। टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब रैक चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, सीरोलॉजिकल पिपेट हो जिसके ज़रिए हम एक मेजर्ड वैल्यू जो है मिक्स कर सकें डिल्यूशन बनाते हुए। वाटर बाथ चाहिए फॉर इंक्यूबेशन, सेंट्रीफ्यूज चाहिए सेपरेशन के लिए, और फॉस्फेट बफर चाहिए, और NaCl 0.85 सोल्यूशन चाहिए जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं। ये हैं रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम 3 मेथड यूज करते हैं। एक ट्यूब मेथड है जिसके अंदर हम सीरम की डिल्यूशन बनाते हैं, स्लाइड मेथड है जिसके अंदर हम एग्लूटिनेशन चेक करते हैं, और एक नेफिलोमेट्री मेथड है जो कि आजकल रिसेंटली यूज किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। योर डॉक्टर माइट एडवाइस यू टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग फ्रॉम 6 आवर्स बिफोर द टेस्ट। 6 घंटे पहले फास्टिंग कंडीशन में रहना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर जो है हम ये इस ब्लड का सैंपल लेते हैं, सीरम सेपरेट करते हैं, और डिल्यूशन क्यों बनाते हैं? डिल्यूशन बनाने का मकसद जो एंटीबॉडी सीरम में है उनको डाइल्यूट करना, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती हैं और फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम पहले डिल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 ट्यूब लेंगे, उनके अंदर हम मास्टर डिल्यूशन बनाएंगे। सीरम लेंगे 0.5 ml और 4.5 ml फॉस्फेट बफर लेंगे एक ट्यूब के अंदर।
1:10 की रेशो से हम जो है इसके अंदर डिल्यूशन बनाएंगे। फिर इसी सोल्यूशन में से 0.5 ml लेके 4.5 ml फॉस्फेट बफर लेना है, उसके साथ मिक्स करके ट्यूब 2 के अंदर 1 और 100 रेशो के साथ हमने डिल्यूशन बनानी है। ट्यूब 3 लेनी है, उसके अंदर हमने ट्यूब 2 में से 1 ml सोल्यूशन लेके उसमें 4 ml फॉस्फेट बफर मिक्स करना है और 1 और 500 रेशो से ये डिल्यूशन बना लेनी है 3 ट्यूब्स की। इस डिल्यूशन को मास्टर डिल्यूशन कहते हैं। फिर इसी सीरीज में हमने डिल्यूशन बनाते जाना है। 12 ट्यूब्स तक हमने ये सीरम की डिल्यूशन बनानी है और जो 13 ट्यूब है वो पॉजिटिव कंट्रोल के लिए यूज करनी है और 14 ट्यूब नेगेटिव कंट्रोल के लिए यूज करनी है। नेक्स्ट है, हमने जो सीरम की डिल्यूशन बनाई है उसके अंदर हमने 0.5 ml स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ डालना है तमाम ट्यूब्स के अंदर सिवाय 13 के, क्योंकि 13 ट्यूब जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल के लिए यूज हो रही है। इसके बाद हमने इनको मिक्स करके इनको बेट कर देना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बाथ में 15 मिनट के लिए। फिर हमने 0.5 ml आरबीसीज, शीप के आरबीसीज लेने हैं और वो तमाम ट्यूब्स के अंदर हमने 0.5 ml मिक्स कर देना है। फिर इसको भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको बेट करना है 45 मिनट के लिए। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3 मिनट के लिए। फिर हम चेक करेंगे इसके रिजल्ट्स। डिफरेंट डिल्यूशंस बनाने के बाद जो एंड पॉइंट होगा, द हाईएस्ट डिल्यूशन ऑफ द पेशेंट सीरम, जहां पर फिर हम वहां ऑब्जर्व करेंगे हीमोलाइसिस। अगर हीमोलाइसिस नहीं हुई, इट्स मीन के एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, उन्होंने स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ को के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और आरबीसीज जो शीप की थी वो सेफ रहीं और हीमोलाइसिस नहीं हुई और टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और अगर हीमोलाइसिस हो जाती है, इट्स मीन के स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ने आरबीसीज की हीमोलाइसिस करा दी और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थी। ये इसके रिजल्ट्स हैं। ये था ट्यूब मेथड। अब हम देखते हैं स्लाइड मेथड। ये आपको दिखाया गया है कि हमने किस तरह डिल्यूशन बनाई है। 14 ट्यूब ली, ठीक है, ये आप देख लें। नेक्स्ट है लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। स्लाइड मेथड है, इसके अंदर हमारे पास लैटेक्स रिएजेंट होना चाहिए, एएसओ का स्लाइड होनी चाहिए जिसके ऊपर 6 बॉक्स बने हुए हों, स्टीरर होना चाहिए मिक्स करने के लिए और पेशेंट का सीरम होना चाहिए। इसके प्रोसीजर में है कि हमने वो स्लाइड ले लेनी है। फर्स्ट बॉक्स पे हमने पॉजिटिव कंट्रोल, सेकंड पे नेगेटिव कंट्रोल, थर्ड पे हमने टेस्ट परफॉर्म करना है। तीनों जगहों पर हमने क्या करना है, लैटेक्स रिएजेंट का ड्रॉप डाल देना है और थर्ड पॉइंट पर जहां हम टेस्ट परफॉर्म करने लगे हैं वहां पर हमने सीरम ड्रॉप डालना है और हमने स्टीरर से मिक्स करना है और एग्लूटिनेशन चेक करनी है। अगर एग्लूटिनेशन हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव कंट्रोल से कंपेयर करके टेस्ट को पॉजिटिव कहेंगे और अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रही तो हम नेगेटिव कंट्रोल से कंपेयर करके उसको टेस्ट को नेगेटिव करार देंगे। ये था स्लाइड मेथड। अब इसकी कुछ नॉर्मल रेंजेस दिखाई गई हैं। अगर हम एग्लूटिनेशन मेथड के जरिए करेंगे तो लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर 200 से बढ़ जाएंगी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और एंटीबॉडी की मिकदार तो इट्स मीन टेस्ट पॉजिटिव है। और मैंने आपको एक थर्ड मेथड बताया था, नेफिलोमेट्री मेथड। वो एक इंस्ट्रूमेंट है ये जो आपको दिखाया गया है। इसके अंदर लाइट स्कैटरिंग चेक की जाती है 90 के एंगल पर, वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इसकी नॉर्मल रेंजेस हैं कि लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होनी चाहिए जो 5 ईयर से कम के बच्चे हैं। जो 5 ईयर से 17 ईयर के बच्चे हैं उनमें 10 to 15 इंटरनेशनल यूनिट और जो मोर देन 18 ईयर हैं उनमें मोर देन 15 इंटरनेशनल यूनिट एंटीबॉडीज की मिकदार होनी चाहिए। फिर जाके टेस्ट पॉजिटिव होगा नेफिलोमेट्री मेथड के जरिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये आजकल जो रिसेंट मेथड यूज होता है वो है नेफिलोमेट्री मेथड
उसमें यह है कि एक लाइट सोर्स है, लेंस में से पास होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। आगे क्यूवेट में एक सैंपल रखा होता है, सीरम सैंपल। इसके अंदर हमने एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना होता है। जहां पर ये मौजूद होगी लाइट स्कैटर होगी 90 के एंगल पर और डिटेक्टर पर डिटेक्ट होगी। इसे कहते हैं नेफिलोमेट्री मेथड। एक सेकंड मेथड है टर्बिडोमेट्री मेथड, इसमें ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्ट की जाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।